आज अभी जो आप बुक सुनने वाले हैं, ये वो बुक है जो दुनिया में बहुत से लोग दिन रात पढ़ते हैं, सुनते हैं, ताकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सके। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बुक लिखी कैसे गई थी और इसके पीछे कितनी सारी मेहनत की गई है? वैसे इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल को उस वक्त अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान एंड्रयू कार्नेगी ने बुलाया और कहा कि मैं दुनिया को एक अमीर बनने का सीक्रेट और उसकी फिलॉसफी देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कम से कम 20 साल का समय लग सकता है। तो क्या तुम मेरे लिए 20 साल तक काम करोगे? लेकिन तुम्हें कोई सैलरी या पैसा वैसा नहीं मिलेगा। मुझे अभी के अभी हाँ या ना में जवाब दो। अब ये सब सुनकर के तो पहले नेपोलियन हिल को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी मुझे कुछ कह रहा है तो मुझे ये काम कर ही लेना चाहिए, और नेपोलियन हिल इस काम के लिए मान गए। उसके बाद एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को उस वक्त के बहुत फेमस लोगों से मिलवाया और कहा कि मैं जानता हूँ कि ये सब फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। जाओ पता करो कि इन सब में क्या कॉमन है और ये अमीर कैसे बने। इनमें सबसे पहला नाम था हेनरी फोर्ड का। आई होप हम सब जानते हैं कि मिस्टर फोर्ड कौन है, और अगर नहीं जानते हैं तो उनकी फोर्ड गाड़ियां तो पक्के से जानते ही होंगे। इसके बाद वो और भी फेमस लोगों से मिले, जिनमें अलेक्जेंडर ग्राहम, थॉमस एडिसन जैसी पर्सनैलिटीज शामिल थी। और 20 सालों की मेहनत के बाद नेपोलियन हिल ने ये बुक पब्लिश की और हमें कई सारे स्टेप्स के थ्रू बताया कि एक कॉमन आदमी किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है, अपना माइंडसेट चेंज कर सकता है और अमीर बन सकता है। सो आई होप आप एक्साइटेड होंगे नेपोलियन हिल की 20 साल की मेहनत को सुनने के लिए, यानी उनकी बुक मास्टरपीस थिंक एंड ग्रो रिच को सुनने के लिए। तो आइए इस सफर का हिस्सा बनते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस किताब के बारे में। एक इंसान जिसने थॉमस एल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने की सोची। हमारे विचारों में अनलिमिटेड पावर होती है। अगर इन विचारों में पर्पस और मजबूत इरादे जुड़े हुए हों तो आप अमीर बन सकते हैं और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है। एडविन सी बर्न्स ने ये खोज निकाला कि कैसे विचार यानी कि थॉट्स की पावर से अमीर बना जा सकता है। इस खोज में सक्सेस पहली कोशिश में हासिल नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे हासिल हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस इच्छा से हुई जो उन्हें महान एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए चैन से सोने नहीं दे रही थी। बर्न्स की उस विल पावर की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो क्लियर थे कि उन्हें एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिसन के ऑफिस में काम करना है। आप बर्न्स की कहानी को ध्यान से सुने कि उनकी सोच हकीकत में कैसे बदली। फिर आपको वो 3 नियम बेहतर तरीके से समझ में आएंगे जो आपको अमीर बनाते हैं। जब बर्न्स के मन में ये विचार कौन था, तब वो इस हालत में नहीं थे कि वो इस पर कोई कदम उठा सके। उनके रास्ते में 2 चुनौतियां थी। पहली तो ये कि एडिसन से उनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी और ना ही एडिसन उन्हें जानते थे। दूसरा ये कि उनके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा ही नहीं था कि वो ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये सारी चुनौतियां इतनी बड़ी थी कि ज्यादातर लोगों के कॉन्फिडेंस को डगमगा दे और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। लेकिन उनके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। उन्होंने ठान ली थी और हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से सफर करके ईस्ट ऑरेंज तक पहुंच गए। उन्होंने एडिसन के लेबोरेटरी में खुद का परिचय दिया और कहा कि वो इस इन्वेंटर के साथ बिजनेस करने आए थे। काफी समय के बाद एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस तरह किया था। वो मेरे सामने एक आम टूरिस्ट की तरह खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे का तेज देखकर ये पता चल गया था कि वो जिस कारण से यहाँ पर आया है उसके लिए पक्का इरादा करके आया है। इतने सालों के एक्सपीरियंस में मुझे ये नॉलेज हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे एक मौका दे दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे सक्सेस को पाकर के ही रहना है। धीरे धीरे उसके काम ने ये भी साबित कर दिया कि मैंने उसे मौका देकर के कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि उन्होंने इस बारे में सोचा कि उन्हें एडिसन के साथ में काम करना है। तो इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर थॉट की पावर की ये बात हर रीडर तक पहुंच जाए तो उन्हें पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बर्न्स अपने पहले ही इंटरव्यू के बाद एडिसन के बिजनेस पार्टनर नहीं बन गए थे, बल्कि उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम सैलरी में काम करने का मौका दिया गया था।
ये काम ऐसा था जो एडिसन के लिए ज्यादा काम का नहीं था, पर बर्न्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस मौके ने बर्न्स को अपने होने वाले पार्टनर को अपनी बिजनेस स्किल दिखाने का मौका दिया था। उनके होने वाले पार्टनर वहां पर उनके काम को परख सकते थे। कई महीने बीत चुके थे, पर ऐसा कुछ भी खास नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस गोल तक पहुंच सके जो उन्होंने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा था। पर उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जिसका रिजल्ट बाद में निकला। पर तब तक वो सबकॉन्शियसली एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनने के अपने विचार पर और भी जोर देकर सोचने लगे थे। साइकोलॉजिस्ट ने ये सही कहा है कि जब भी कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वो हकीकत में आपके सामने आ जाता है। बर्न्स पूरी तरह एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार थे और वो तब तक अड़िग खड़े रहे जब तक उन्होंने वो हासिल नहीं कर लिया जिसे वो इतने समय से खोज रहे थे। उन्होंने कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया कि इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं तो चलो सेल्समैन की जॉब आसानी से मिल जाएगी। बल्कि उन्होंने ये विचार किया कि मैं यहाँ पर एडिसन के साथ बिजनेस करने के लिए आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस मकसद में जीत नहीं जाता, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़े। ये सच है कि अगर आप एक पर्पस को लेकर के पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को ये बात पता नहीं थी, लेकिन उनकी मजबूत विल पावर और पक्के इरादे ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके उन्हें वो मौका दिला दिया था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। वैसे मौकों की खास बात ये होती है कि ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये मौके आने लगते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि मौकों की ये चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजे से आते हैं और कई बार तो दुर्भाग्य और कुछ पलों की हार के रूप में भी हमारे सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि ज्यादातर लोग इन मौकों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टार्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। बर्न्स को बस इसी मौके की तो तलाश थी। उन्होंने इस मौके का जमकर फायदा उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। ये वो मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग एक्साइटेड थे, एक तो बर्न्स और दूसरा उस मशीन को बनाने वाला। उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को पूरे देश के मार्केट में डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस बिजनेस की सक्सेस ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स, यानी कि एडिसन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। ये बिजनेस डील इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत अमीर बना दिया, पर इससे ज्यादा उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप ठान ले तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना पैसा कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उन्होंने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी अमाउंट रहा हो, ये उस नॉलेज के सामने फीकी पड़ जाती है जिन रूल्स की मदद से, जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने वो हासिल किया था जो वो असल में चाहते थे। बर्न्स ने तब ये सोच लिया था कि उन्हें एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी है, जब उनके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वो इस थॉट को और मजबूती के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक कि वो उसे हासिल न कर ले। उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उनके पास हिम्मत थी, विश्वास था और विल पावर थी कि वो जीत सकते हैं। इन सभी ताकतों के साथ वो उस महान इन्वेंटर का दाया हाथ बन बैठे। तो आइए अब उस इंसान की कहानी के बारे में जानते हैं जिनके पास अमीर बनने के कई सारे मौके थे, पर उन्होंने अपने गोल से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया। थोड़ी हार के कारण कोशिश करना छोड़ देना फेलियर का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास जरूर से होता है। आरयू डॉबी, जो कि बाद में देश के सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट बने, वो अपने अंकल की कहानी बताते हैं कि उस समय लोग सोने यानी कि गोल्ड के पीछे पागल थे। तब उनके अंकल पर भी औरों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वो वेस्ट की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने के लिए निकल पड़े। शायद उन्होंने कभी ये सुना ही नहीं था कि हमारा दिमाग सोने का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, ना कि जमीन। वो खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन वो ठान कर गए थे। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ मेटल दिखाई दिया।
उन्हें इस मेटल को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वो तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस कामयाबी के बारे में बताया। उनकी बातों ने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था और सभी ने मिलकर के पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती मेटल के पहले बैच को गलाने और उसे प्योर करने के लिए भेजा गया, तो उसका रिजल्ट देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस सोने की खान से सोना गायब ही हो गया। वे दुखी और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। उन्होंने सोने के सिरे यानी कि उसकी टिप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और अंत में उन्होंने उस मशीन को बेच देने का फैसला ले लिया। वो एक कबाड़ी को कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। आपने सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ होते हैं, पर वो आदमी उनमें से नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक माइनिंग इंजीनियर को वो खान दिखाने के लिए बुलाया। उसने ये देख करके अनुमान लगाया कि सोने का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां पर डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। और हकीकत में हुआ भी वही। वो कबाड़ी उस खान से निकले मेटल की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वो जानता था कि किसी काम को छोड़ने के पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका पेमेंट डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का पैसा चुकाने में कई साल लग गए। इतना नुकसान होने के बाद वो इस गेम से तब निकल पाए जब वो एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट बने और उन्हें पता लगा कि थॉट की पावर के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वो उस घटना को भूले नहीं थे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने असीम दौलत हासिल करने से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर कोशिश करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस एक्सपीरियंस से बहुत फायदा हुआ। उन्हें पता चल गया था कि किसी की ना का मतलब ना ही हो, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने अपने काम को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और ये तय कर लिया कि उन्हें कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना ना मिल जाए, यानी जब तक इंसान हाँ ना कह दे। सक्सेस का रास्ता कुछ पलों के फेलियर से होकर गुजरता है। ज्यादातर लोग काम को बीच में ही एक फेलियर के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि फेलियर सिर्फ कुछ देर का इंतजार है, हार नहीं। अमेरिका के लगभग 500 सक्सेसफुल लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सक्सेस तब मिली जब हार उनके बिल्कुल करीब थी। तो फेलियर इस मामले में बहुत ही चालाक होती है। वो लोगों के मन को भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सक्सेस बहुत ही करीब होती है। हार्ड नॉक्स यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के कुछ दिनों के बाद मिस्टर डर्बी ने इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने की खान वाले किस्से से यह पता लग गया था कि जरूरी नहीं कि ना का मतलब ना ही हो। एक दोपहर वो अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत जमीन थी, जिसके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डर्बी को बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बच्ची अंदर घुस आई और दरवाजे की ठीक बगल में खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेजी से गुर्राते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट मंगाए हैं, मैं नहीं दूंगा। अंकल ने चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहां से। तो उस लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, और वो कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम पर लग गए और काम में इतना मसरूफ हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो लड़की अभी भी खड़ी थी। कुछ देर के बाद जब उन्होंने पलटकर देखा तो उस बच्ची को खड़ा पाया। वो फिर से चिल्लाए, जाती हो यहां से या फिर मैं भगाऊं? उस लड़की ने फिर से यही जवाब दिया, ठीक है, पर उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मील में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और ऐसा भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे उसे आज मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आज अपने सामने एक बच्ची की हत्या देखने जा रहे थे। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी आदमी है। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नजदीक पहुंचे, वो लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ आई
और अंकल की नजरों से नजर मिलाते हुए हिम्मत करके बोली, वो पैसे मेरी मम्मी के हैं, उन्हें दे दीजिए। अंकल वहीं रुक गए। उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से डंडे को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अपनी जेब में हाथ डालते हुए आधा डॉलर निकालकर उस बच्ची को पकड़ा दिया। उस बच्ची ने वो पैसा लिया और बिना नजर हटाए जाने लगी। उसके जाने के बाद अंकल एक चबूतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की से आसमान की तरफ 10 मिनट तक निहारते रहे और शायद इस घटना के बारे में सोचते रहे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे कि उन्होंने पहली बार देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे आदमी का इतनी अटलता या फिर हिम्मत के साथ सामना किया था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उनके अंकल का सूरज जैसा गुस्सा चंद्रमा के समान शांत हो गया। इस बच्ची के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े आदमी पर चला दिया? डर्बी का दिमाग इन्हीं सवालों के चारों तरफ घूम रहा था, पर उन्हें कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला। जानते हो कि डर्बी ने उस अनोखी घटना के बारे में ऑथर को उसी पुरानी मील में ले जाकर बताया था, ठीक उसी जगह पर जहां उनके अंकल बैठकर खिड़की के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग उसी पुरानी मील में खड़े थे जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी, और डर्बी फिर से उसी को दोहराते हुए सवाल कर बैठी, आखिर उस बच्ची के पास ऐसी कौन सी खास ताकत थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया? इस सवाल का जवाब इसी किताब में एक प्रिंसिपल के रूप में बताया गया है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और ये पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी जिसने उस बच्ची का बचाव किया था। अगले चैप्टर में आपको इस अनलिमिटेड पावर की एक झलक दिखाई देगी। इस बुक में कहीं ना कहीं आपको ये पता लग जाएगा कि इस असीम शक्ति का अपने फायदे और जरूरत के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ये एक अकेले थॉट के रूप में भी आ सकता है या फिर किसी प्लान या फिर मकसद के रूप में भी। फिर से आपको अपने अतीत में जाना पड़ सकता है जब आपने कुछ खोया था, आप हताश हुए थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद आप वो चीज फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोया था। मैंने डर्बी को यह बताया कि उस बच्चे ने अनजाने में ही उस शक्ति का इस्तेमाल किया था। तभी मिस्टर डर्बी के मन में उनके 30 साल के सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट का रास्ता एक एक करके फिल्म की तरह चल पड़ा। उन्हें ये एहसास हो गया कि इंश्योरेंस एजेंट के रूप में सक्सेस किसी कागज पर मिली डिग्री की वजह से नहीं थी, बल्कि वो उस एक कीमती सबक की वजह से थी जो उस बच्ची से उस दिन उन्होंने सीखा था। मिस्टर डर्बी ने बताया कि जब किसी चीज के होने का चांस कम होता नजर आता है या फिर मेरे इंश्योरेंस करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मुझे उस बच्ची का चेहरा याद आता है जो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद कहता है कि असल में ना का मतलब ना नहीं होता। आपको नहीं पता होगा कि मेरे इंश्योरेंस खरीदने वाले सबसे ज्यादा वही लोग हैं जिन्होंने पहले ना कहा था। उन्होंने याद किया कि वो गोल्ड हासिल करने से सिर्फ 3 फीट पहले ही रुक गए थे, पर उस एक्सपीरियंस ने उन्हें सक्सेसफुल होना सिखा दिया था। उसने डर्बी को ये सिखा दिया कि सक्सेस उसे नहीं मिलती जो उसके लिए कोशिश करते हैं, बल्कि सक्सेस उसे मिलती है जो सक्सेस पाने तक कोशिश करते हैं। मिस्टर डर्बी और उनके अंकल, उस मजदूर की बेटी और सोने की खान, ये तीनों कहानियां बेशक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अपनी जिंदगी संवारना चाहता है। उन सभी के लिए ऑथर मिस्टर डर्बी के वे 2 एक्सपीरियंस बताते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस की वजह से हर साल उन्हें 10 लाख से ज्यादा डॉलर कमाने की ताकत दी थी। जिंदगी अजीब है और आसान भी। कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सक्सेस हाथ लगती है तो कभी फेलियर, कभी खुशियां मिलती है तो कभी निराशा, पर इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। डर्बी को ही देख लीजिए, सिर्फ 2 लाइन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। असल में उन्होंने उस फेलियर को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उसके बारे में सोचा और उसमें से उन्हें जीवन के कुछ रहस्य मिले। लेकिन मुश्किल यह है कि कोई फेल होना चाहता ही नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि फेलियर के एक्सपीरियंस से ही सक्सेस का दरवाजा खुलता है। कई बार फेलियर ही हार को जीत में बदलने का एक्सपीरियंस देती है। यही सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बना जाए। तो इससे पहले कि हम उन 3 प्रिंसिपल्स की ओर बढ़े, आपको ये सुझाव बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वे इतनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन में ये सोचते हैं कि इतने साल ये कहाँ छुपा हुआ था। ये एक चौंकाने वाली बात आपको लग सकती है,
क्योंकि हजारों सालों से आम जनता को तो यही लगता आया है कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब आप थॉट की पावर से अमीर बनने के प्रिंसिपल्स को जान लेंगे, तब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी पक्के गोल होते हैं, वे कम या फिर ना के बराबर मेहनत में ही सब हासिल कर लेते हैं। आप और आप में से कई सारे लोग इस बात को जानना चाहते होंगे कि किस तरह से उस माइंडसेट को हासिल किया जाए जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। तो इसकी रिसर्च में मेरी 25 सालों की मेहनत है। मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से इंसान अमीर कैसे बनता है। एक बहुत ही जरूरी सच है जो आपको जानना चाहिए। 1929 यानी कि 1929 में देश में मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय के बाद जैसे ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना शुरू किया, पूरा मार्केट इस तरह स्पीड पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का आना ठीक वैसा ही था जैसे कि एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में भी बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप इन प्रिंसिपल्स को जानकर इन्हें अप्लाई करना शुरू करते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होने लगती है और आप ठीक उस आदमी की तरह हो जाएंगे जो किसी भी चीज को छू दे तो वो सोना बन जाता है। ये आपको हो सकता है नामुमकिन लग रहा है ना? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हम इंसानों की कमजोरी होती है कि एक आम आदमी इम्पॉसिबल, असंभव शब्द को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। वो इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका है कि हर प्रिंसिपल सभी के लिए लागू नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। ये बुक उन लोगों को जरूर से सक्सेसफुल बनाएगी जो इन रूल्स पर, जो इन नियमों पर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। वैसे मैंने बचपन में एक डिक्शनरी खरीदी और जानते हैं सबसे पहला काम क्या किया? मैंने इम्पॉसिबल यानी कि असंभव शब्द को उस डिक्शनरी से काट फेंका। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। आप भी अपनी जिंदगी से इम्पॉसिबल शब्द को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं, क्योंकि सक्सेस उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सक्सेस पर होता है और फेलियर उन्हें मिलती है जिनका ध्यान फेलियर पर होता है। तो ये किताब उन लोगों की हेल्प करेगी जो अपने दिमाग के विचारों को फेलियर के डर से हटाकर सक्सेस की ओर फोकस करना चाहते हैं। हम सभी में एक और कमी ये भी है कि हम अपनी एक्सपीरियंस, अपने फेलियर और अपनी आदतों को देखकर हर किसी के बारे में ना राय बना लेते हैं। अब कुछ लोग इस किताब को पढ़ते हुए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई प्रिंसिपल नहीं होता, क्योंकि वे इस बात को जानते ही नहीं है कि अमीर लोगों का स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है। भाई आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और फेलियर में जो गुजारी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सक्सेस को सिर्फ इत्तेफाक या फिर लक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों लोगों में से सिर्फ एक इंसान को हेनरी फोर्ड की सक्सेस का राज पता होता है और वे लोग इस तरह की बात कहने की गलती नहीं करते। यहाँ पर हेनरी फोर्ड का एक किस्सा शेयर करते हैं जो कि इस राज से पर्दा उठा देगा। जब फोर्ड ने उस फेमस V8 मोटर को बनाने के बारे में सोचा था, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का डिसीजन लिया जिसमें एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हो। ये डिजाइन पेपर पर तो बन गई थी, पर जब इसे प्रैक्टिकल में एक इंजन का रूप देने की बारी आई तो सभी इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर लिए। उन इंजीनियर्स का मानना था कि ब्लॉक में 8 सिलेंडर रखकर ये इंजन नहीं बनाया जा सकता। फोर्ड ने कहा, मुझे किसी भी हालत में ये इंजन चाहिए, ये तो नामुमकिन है। सभी इंजीनियर्स ने कहा, आप काम करना शुरू कीजिए। फोर्ड ने कहा, चाहे जितना भी वक्त लग जाए, आप तब तक लगे रहिए जब तक कि सक्सेसफुल नहीं हो जाते। इंजीनियर्स ने काम करना शुरू किया। 6 महीने बीत गए पर कुछ भी हाथ न लगा। 6 महीने और बीत गए पर अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने हर पैंतरा अपना लिया था पर कामयाबी उनसे कोसों दूर थी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये थी कि 1 साल के बाद भी सक्सेस उनके हाथ नहीं लगी थी। साल के लास्ट में फोर्ड ने सभी इंजीनियर्स को फिर से बुलाया और काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। इस बार फिर से सभी ने एक साथ जवाब दिया, हमें प्रोजेक्ट को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जाइए फिर से काम पर लग जाइए। फोर्ड ने कहा, हर हाल में मुझे ये इंजन चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। वे फिर से काम में लग गए। अब की बार न जाने कौन सा जादू हो गया था।
क्योंकि फोर्ड ने इस राज को जान लिया था। आखिर फोर्ड की अटलता की एक बार फिर से जीत हुई। फोर्ड ने साबित किया कि इम्पॉसिबल और अटलता के बीच जंग में जीत पक्के इरादे की ही होती है। अब आपको भी फोर्ड की सक्सेस का राज पता चल गया है। अब आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने सक्सेस के प्रिंसिपल्स को समझा और उसे अप्लाई किया। उनमें से एक है किसी चीज को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो आप भी उसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जहां पर फोर्ड ने अपना झंडा गाड़ा था। हेनरी फोर्ड का 20वीं सदी के अंत में ठीक वही मुकाम था जो इस समय बिल गेट्स का है। फोर्ड उस समय ऐसी कार बनाकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेवोल्यूशन लेकर आए जिससे हर किसी के पास अपनी खुद की कार हो सके। ठीक वैसा ही रेवोल्यूशन बिल गेट्स ने भी तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिजाइनर करके फैलाई है। अब कंप्यूटर सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए नहीं रह गया, अब ये हर किसी की ऑफिस में जरूरत बन गया है और तो और स्कूल में भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सबके घरों में अपने अपने पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक हेनरी फोर्ड की तरह बिल गेट्स ने भी तो करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी कमाई है। बिल गेट्स ने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की शुरुआत 13 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। 1973 यानी कि 1973 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और स्टीव बाल्मेर जो कि माइक्रोसॉफ्ट की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं, उनके साथ एक कमरे में रहा करते थे। हार्वर्ड में पढ़ते हुए बिल गेट्स ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की खोज की। बिल गेट्स इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने में लग गए कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बीच में ही छोड़ दिया। अब वो पूरी एनर्जी अपने सपनों को पूरा करने में लगाने लगे। इससे कुछ समय पहले ही उनके बचपन के दोस्त पॉल एलन के साथ उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सपनों में पहिए लगा दिए। उनका मानना था कि कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल और हर घर की जरूरत बन सकती है और उनका यही मकसद माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस का कारण भी बना। अपना सबसे खास मकसद हासिल करने के बाद बिल गेट्स रुके नहीं। वे लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में सुधार करते रहे। सबसे कमाल की बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग के फील्ड में ही काम नहीं किया, बल्कि वे दुनिया के सबसे बड़े दान पुण्य करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाते हैं जिसमें उनकी मददगार उनकी पत्नी मेलिंडा है। अब आप खुद अपने भाग्य के विधाता है और अपने मन के राजा भी। जब अंग्रेजी कवि W.C. हेनले ने लिखा था, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूँ और अपने मन का राजा, तो उन्हें उसी वक्त हमें ये कहकर बताना चाहिए था कि हम ही अपनी किस्मत बनाते हैं और अपने मन का लीडर बनकर उसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी पावर है जिससे हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि ये आकाश, धरती, चांद और इस धरती में रह रहे जानवर या फिर चल रहे लोग, सभी चीजें एनर्जी हैं जो सबसे बड़ी एनर्जी फील्ड से बंधी हुई है, जिसे हम असीम शक्ति यानी अनलिमिटेड पावर कह सकते हैं। वो अनलिमिटेड पावर हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से इन्फ्लुएंस होता है और जो हम सोचते हैं उसे वो हमारी जिंदगी में असल में अट्रैक्ट करता है। अगर कवि ने इस सच का ज्ञान उस समय करा दिया होता तो हमें पता चल जाता कि हम अपने भाग्य के विधाता और मन के राजा क्यों हैं। उन्हें ये जोर देकर बताना चाहिए था कि यूनिवर्स की अनलिमिटेड पावर इस बात को नहीं जानती कि आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। वो उन विचारों को सच बना देती है जो आप सोच रहे हैं। इससे उसे कोई लेना देना नहीं है कि वो आपके लिए बुरे हैं या अच्छे हैं। कवि को ये भी बताना चाहिए था कि हमारे मन में जब कोई विचार हावी हो जाता है तो वो एक चुंबक की तरह काम करने लगता है और अपने जैसे सिचुएशन, लोग और चीजों को अपनी ओर चुंबक की तरह अट्रैक्ट करता है। उन्हें बताना चाहिए था कि इससे पहले कि हम अमीर बने, हमारे मन को चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देना चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब हमारे मन में अमीर बनने का थॉट पूरी तरह से हावी हो जाए और हमारा मन सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही सोचने लगे, तभी हमारे प्लान सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसा कि हेनली कवि थे ना कि फिलोसोफर, इस वजह से वो अपनी बात को सिर्फ कविता के अंदाज में कह पाए। उन्हें फॉलो करने वाले कुछ समझ पाए और कुछ नहीं भी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और इस अटल सच से पर्दा उठने लगा। स्टीवन स्पिलबर्ग एक और शख्स हैं जिन्होंने हम खुद अपने भाग्य के विधाता होते हैं इस बात को सही साबित करके एक नई मिसाल कायम की है, जो अब तक की फिल्मों के सबसे महान डायरेक्टर साबित हुए। उन्होंने बचपन से ही फिल्म डायरेक्ट करने का सपना संजो लिया था। एक खास बात ये थी कि उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया
और बचपन से ही एक पुराने कैमरे से शौकिया तौर पर फिल्में बनाने लगे। स्पिलबर्ग को यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह मिला, इसकी बिना बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक गाड़ी में बैठाकर गेस्ट को पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो घुमाया जाता था। स्पिलबर्ग उस गाड़ी में छुप करके बैठ जाते और पूरा चक्कर लगाकर वापस आते थे। जब वो वापस गेट के पास आ जाते तो उनकी ये आदत थी कि पहरेदार से 2-4 गप्पे जरूर लड़ा लिया करते थे। इस तरह कई दिन बीत गए और वो लगातार 3 महीनों तक स्टूडियो जाते रहे। जाते समय पहरेदार से हाथ हिलाकर सलाम करते और वापस आते समय हाथ हिलाकर अलविदा कहते। वो हमेशा कोट पहनते थे और हाथ में एक सूटकेस रखा करते थे, जिससे पहरेदारों को ये महसूस हो कि वो समर क्लास अटेंड करने वाला एक स्टूडेंट है। अब तक उन्होंने कई डायरेक्टर, राइटर और एडिटर से बातचीत करके जान पहचान बना ली थी। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में खाली कमरा मिलने पर उन्होंने अपने नाम के आगे डायरेक्टर लिख करके चिपका दिया था और वहां पर बैठने लगे। इसी तरह एक दिन वहां के प्रोडक्शन हेड सिड शिम्बर्ग से उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने शिम्बर्ग को कॉलेज के टाइम पर बनाई हुई फिल्म दिखाई। शिम्बर्ग उस फिल्म को देख करके इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उस नौजवान को स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उनकी पहली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, पर इसे क्रिटिक्स का बहुत प्यार मिला। यहाँ तक कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिले। उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब कहीं से उन्हें जॉज बुक मिली। स्टूडियो उस पर फिल्म बनाने के लिए तैयार थी और उसके लिए उन्हें एक बेहतरीन डायरेक्टर भी मिल गया था। स्पिलबर्ग इस फिल्म को खुद बनाना चाहते थे, जबकि उनकी पिछली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने कोई खास बिजनेस नहीं किया था। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। उन्होंने प्रोड्यूसर्स के सामने अपनी बात रखी और उस डायरेक्टर को हटा करके उन्हें फिल्म देने की मांग कर दी। वैसे ये कोई आसान काम तो नहीं था। उन्हें शुरू से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रोडक्शन तंगी के दौर से गुजर ही रहा था। खैर, जब 1975 यानी कि 1975 में जॉज फिल्म रिलीज हुई तो उसे डबल सक्सेस मिली। उसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और क्रिटिक्स ने भी उसकी बहुत तारीफ की। रिलीज होने के 1 महीने के अंदर ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $40 करोड़ की कमाई कर डाली थी, जो कि उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसके बाद स्पिलबर्ग ने कई सारी फिल्में डायरेक्ट की, जिनमें इंडियाना जॉन्स सीरीज द कलर पर्पल, जिसे अवार्ड भी दिया गया था, और एम्पायर ऑफ द सन भी शामिल है। कुछ समय के बाद स्पिलबर्ग ने जुरासिक पार्क नाम की फिल्म डायरेक्ट की, जो कि उस समय के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी। ये स्पिलबर्ग की तीसरी फिल्म थी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसने करोड़ों डॉलर की कमाई की और स्पिलबर्ग यहीं पर नहीं रुके। वो अपने सपनों को लगातार पूरा करने की तरफ आगे बढ़ते गए। उन्होंने हॉलीवुड के 2 बड़े लोगों के साथ मिलकर के अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, जिसका नाम ड्रीम वर्क्स था। तो ये थी स्पिलबर्ग की कहानी। और अब हम सबसे पहले प्रिंसिपल को पढ़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपना दिमाग खुला रखिए। आपको बता देते हैं कि ये प्रिंसिपल किसी एक इंसान की जिंदगी से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि 500 ऐसे अमीरों के एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं जो गरीबी में पले बढ़े और जिन्हें ज्यादा पढ़ने का मौका भी नहीं मिल पाया था, और फिर भी उन्होंने दुनिया में अपना परचम फहराया। तो आगे जिस नियम की हम बात करेंगे वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमें यकीन है कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें 2 ऐसे लोगों की जिंदगियों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े कमाल के चेंजेस किए थे। तो यहाँ पर ऑथर बताना चाहते हैं कि ये दोनों ही लोग उनके काफी करीब है। एक उनका करीबी दोस्त है जिसे वो 25 सालों से जानते हैं, और दूसरा उनका बेटा है। इन 2 लोगों की आश्चर्यचकित कर देने वाली सक्सेस के बारे में अगले चैप्टर में बताए गए प्रिंसिपल का बड़ा योगदान रहा है। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे विल पावर की, सक्सेस की ओर पहला कदम, अमीर बनने की ओर पहला कदम। जब एडविन सी बर्न्स उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरे तो उनके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि वो सिर्फ एक गेस्ट है, बल्कि वो एक राजा की तरह महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन के ऑफिस की ओर रुख किया तो उनका मन काम पर लग गया था। उन्होंने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उन्होंने देखा कि एडिसन उन्हें जिंदगी भर का जुनून और इच्छा पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की इच्छा सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ना ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वो तो इससे भी कहीं ज्यादा थी। ये एक पैशन था जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। पता है सबसे बड़ी बात क्या थी?
उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि उन्हें तो ये हासिल करना ही है। उनका मकसद बहुत अटल था। जब वो एडिसन से मिले तो ये इच्छा बर्न्स के लिए नई नहीं थी, बल्कि ये उनके मन में लंबे समय से सबसे ज्यादा हावी रहने वाली इच्छा बन गई थी। हो सकता है कि शुरुआत में ये इच्छा सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वो एडिसन के सामने खड़े हुए तो वो सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मजबूत और अटल थी। कुछ सालों के बाद वो फिर से उसी ऑफिस में एडिसन के सामने खड़े हुए जहां वो पहली बार मिले थे। इस बार उनकी इच्छा हकीकत में बदल चुकी थी। वो एडिसन के साथ बिजनेस करने लगे थे। उनके मन में सबसे हावी रहने वाला सपना सच में बदल चुका था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं और उनसे जलते हैं, वो बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बर्न्स को किस्मत की बदौलत एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था। पर असल में उन लोगों ने बर्न्स को कामयाबी हासिल करने के बाद देखा था। सच कहूं तो उन लोगों ने कभी भी उनके कामयाब होने के कारणों पर गौर ही नहीं किया। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 साल बीतने के बाद भी बर्न्स को सक्सेसफुल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, और ना ही ऐसा कुछ हुआ था कि जिससे वो एडिसन के साथ बिजनेस में पार्टनर बन सके। हर किसी के लिए वो एडिसन के ऑफिस में काम करने वाले सैकड़ों लोगों में से एक थे, पर वो अपने मन में पहले ही दिन से एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। बर्न्स की कहानी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का बेहतरीन एग्जाम्पल है। बर्न्स सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उनके मन में इससे बड़ी इच्छा कोई नहीं थी कि उन्हें सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उन्होंने इसके लिए एक प्लान बनाया और उन्होंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वो पीछे पलटकर वापस जा सके। वो अपनी इच्छा के साथ खड़े रहे जब तक कि उनकी इच्छा मन में हावी ना हो गई और फिर हकीकत में ना बदल गई हो। जब वो पहली बार ऑरेंज यानी एडिसन के ऑफिस में पहुंचे तो उनके मन में इस तरह के ख्याल बिल्कुल नहीं थे कि मैं एडिसन से उनके ऑफिस में काम करने के लिए मौका मांगूंगा, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि उन्हें एडिसन के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनना है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ महीने यहाँ पर काम करूंगा, अगर मुझे यहाँ कुछ अच्छे मौके नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर कोई और जॉब की तलाश करूंगा, बल्कि उन्होंने ये बात रखी कि मैं कहीं से भी शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ बिजनेस करने का मौका नहीं मिल जाता। उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर मैं एडिसन की कंपनी में फेल हो जाता हूँ तो मैं दूसरे मौकों की तलाश करूंगा। उन्होंने बोला कि मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है कि मुझे महान थॉमस एल्वा एडिसन के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने पूरे जीवन को इसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान सोल्जर हुआ करते थे जिन्हें एक बार जंग के मैदान में जीतने के लिए बहुत ही कड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपनी सेना को दुश्मन के साथ जंग में लड़ने के लिए भेजना था। दुश्मनों की सेना संख्या में उनकी सेना से बहुत बड़ी थी। उन्होंने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों और औजारों के उतरने के बाद उन्होंने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर जंग होने से ठीक पहले उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हैं सारी नावें जल रही है। अगर हम अपने दुश्मनों को मार नहीं पाए तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने दुश्मनों का नाश कर दो। और अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी सोल्जर की तरह हर इंसान को वापस लौटाने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की इच्छा जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो कामयाबी मिलना तो तय है। उस भयानक शिकागो शहर के आग में झुलसने के अगले दिन कुछ बिजनेसमैन शहर की एक गली में खड़े होकर राख हुई अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जहां पर वो ये फैसला ले सके कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश के किसी दूसरे हिस्से में बेहतर जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही रिजल्ट पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो बिजनेसमैन जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने अपने साथियों को उंगली दिखाते हुए कहा, प्यारे दोस्तों, मैं ठीक इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे जितनी बार ये जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वो स्टोर बना, यहां तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वो सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता
कि वो दूसरे बिजनेसमैन की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उनके साथियों ने बुरे होते हालातों और धूमिल होते फ्यूचर को देखा तो वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। तो यही तो फर्क था मार्शल फील्ड और दूसरे बिजनेसमैन के बीच में। ठीक वही फर्क एडविन सी बर्न्स और दूसरे वर्कर्स में था जो एडिसन के ऑफिस में काम करते थे। और ठीक यही फर्क हर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में होता है। ठीक यही फर्क एक सक्सेसफुल लीडर और अनसक्सेसफुल लीडर के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसों की जरूरत है वो पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको अमीर नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की इच्छा जब तक जुनून न बन जाए और फिर उसके लिए पुख्ता प्लान बनाना और अमीर बनने के लिए ठान लेना। फेल होने पर अपने प्लान पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। विल पावर के दम पर अमीर बनने के नीचे 6 स्टेप्स है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। पहला, आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे डिसाइड कर लीजिए। ये कहना काफी नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। ये अमाउंट बिल्कुल पक्का और फिक्स होना चाहिए, जैसे कि 1 करोड़ रुपए। यानी इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है जो आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। दूसरा, ये डिसाइड कर लीजिए कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार है। यानी ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। तीसरा, एक फिक्स तारीख तय कर ले कि आप कब तक वो पैसा कमाना चाहते हैं। चौथा, अपने पैसा कमाने की इच्छा के लिए एक प्लान तैयार कर ले और तुरंत शुरुआत करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार है या नहीं। पांचवा, एक कागज पर साफ तौर पर ये सब कुछ लिख लीजिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कौन सी तारीख और इसके बदले में आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं। और अपने प्लान को भी लिख लीजिए जिसके सहारे आप वो फिक्स अमाउंट कमाने जा रहे हैं। छठा, अपने लिखे हुए सेंटेंस को दिन में 2 बार पढ़े, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़े तो उसे अपनी नजरों के सामने देखे, महसूस करे और इस बात पर विश्वास करे कि वो पैसा आपको मिल चुका है। ऊपर समझाए गए 6 इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। खास तौर पर आपको छठा इंस्ट्रक्शन कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। अब आप ये शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे इंसान के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वो पैसा कमा लिया है। जब तक आप उसे सच में हासिल न कर ले तो इस समय आपको मजबूत विल पावर की जरूरत होती है, मजबूत इच्छा की जरूरत होती है। अगर आप में सच में उस दौलत को पाने की इच्छा है और वो आपका जुनून है तो आपको खुद को उस दौलत को हासिल कर चुके इंसान के रूप में देखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। गोल है, लक्ष्य है पैसा। बस आपको खुद स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है कि आपने वो पैसा हासिल कर लिया है। फिर देख लेना, ये यूनिवर्स आपको वो दौलत जरूर देगा। जो लोग पैसों के प्रति जागरूक रहते हैं वो अमीर बनते हैं। पैसों के प्रति जागरूक रहने का मतलब है कि जो लोग लगातार पैसों के बारे में सोचते रहते हैं और पैसे की इच्छा रखते हैं वही लोग खुद को अमीर बनने की सिचुएशन में तब भी देख पाते हैं जब असल में वो अमीर नहीं होते हैं। तो जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है वे लोग इन प्रिंसिपल्स को इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की जिंदगी में हेल्प कर सकते हैं। ये जानकारी उस इंसान एंड्रयू कार्नेगी के द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक आम मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी। पर इस साधारण सी शुरुआत के बावजूद उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके $10 करोड़ से ज्यादा दौलत कमाई थी। ऊपर दिए गए 6 स्टेप्स को थॉमस एल्वा एडिसन ने भी जांचा, परखा और फिर कहा, ये 6 नियम सिर्फ पैसा कमाने में ही नहीं बल्कि किसी भी गोल को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन 6 स्टेप्स को, इन 6 नियमों को इस्तेमाल में लाने के लिए कोई खास मेहनत की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी त्याग की जरूरत होती है और ना ही इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत होती है। पर इन स्टेप्स का सही इस्तेमाल सिर्फ इमेजिनेशन के जरिए से ही संभव है। इस बात को जानने की जरूरत है कि पैसा भाग्य या अच्छी तकदीर से नहीं मिलता बल्कि इसे इमेजिन करना पड़ता है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर को बनाया है उन सभी ने एक सपना देखा, उम्मीद की है, अटल इच्छा रखी है और प्लान बनाया है इससे पहले कि वह दौलत हासिल कर पाते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही जितने महान लीडर हुए हैं उन सबका एक ही विजन था। वो दूर के बारे में सोचते थे,
अगर आप महान अमीर लोगों की तरह अपने मन में इमेजिन नहीं कर सकते तो आप कभी भी अपने बैंक में उतना पैसा नहीं देख पाएंगे। सच्चे विजनरी के लिए जितने मौके आज मौजूद हैं, उतने मौके इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें ये जानकर कि इंस्पिरेशन मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए लीडर, नए इन्वेंशन और एजुकेशन की नई टेक्निक, सामान बेचने के नए तरीके, नई किताबें, बीमारियों के नए इलाज और बिजनेस और जिंदगी के लिए नए नजरिए की जरूरत है। इन सब नई डिमांड के बीच में एक बात तो पक्की है कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास क्लियर पर्पस, नॉलेज और मजबूत विल पावर का होना जरूरी है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे विजनरी की जरूरत होती है जो अपने सपनों को एक्शन में बदल सके। सच्चे विजनरी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यही वे लोग होते हैं जो दुनिया बनाते हैं। जो सच में बड़े लीडर हुए हैं, उन्होंने अपने सपनों, नए मौकों और अनदेखी चीजों को हकीकत में बदला है। इन लोगों ने अपनी थॉट की पावर से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, कार, बढ़िया हेल्थ और जिंदगी को आसान बनाने के नए तरीकों को इन्वेंट किया है। आज सपने देखने वालों में दो जरूरी खूबियां होनी ही चाहिए, पेशेंस यानी कि धैर्य और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। लीडर्स के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बड़े पैमाने पर बिजनेस, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन को नए सांचे में ढालकर नए तरीके से काम करने का वक्त है। अगर आप अमीर बनने का प्लान बना रहे हैं तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के जज्बे को जीना पड़ेगा जिनके अतीत में देखे गए सपनों ने सोसाइटी को नई ऊंचाइयां दी, वो आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सके। आपको और हमें आगे बढ़ने का और दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए जिन्होंने एक अनजान दुनिया को इमेजिन किया और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वो कामयाब भी हुए। सच ही कहा गया है कि सक्सेस पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती है और फेल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता। अगर जो आप चाह रहे हैं वो सही है और उस पर आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर आप कभी कुछ पलों के लिए फेल भी हो जाएं, तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये कुछ समय की हार ही कामयाबी का दरवाजा खोलती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब आदमी थे जिन्होंने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी बनाने का सपना देखा। उन्होंने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उनके पास ऐसे साधन मौजूद होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार साबित होंगे, पर उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने वहीं से काम करना शुरू कर दिया और आज पूरी दुनिया उनके पहियों पर चल रही है। उन्होंने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितनी किसी और इंसान ने कभी नहीं चलाई है। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्हें अपने सपनों पर विश्वास था। दूसरी तरफ थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बल्ब को इन्वेंट करने का सपना देखा। इससे पहले कि उनका ये सपना सच हो पाता, वो 10,000 बार फेल हुए। सच्चे विजनरी कभी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते। लिंकन ने काले नौकरों की आजादी का सपना देखा, अपने सपने को सच किया और कभी भी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका एक साथ हो जाए, जब तक कि असल में हो नहीं गया। राइट ब्रदर्स ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में मैसेज भेजने का सपना देखा। उनके सपनों का नतीजा ये हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी और मोबाइल फोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उन्हें उनका खुद का कैबिन और घर भी दिला दिया। इसने दुनिया के एक कोने में रहने वाले इंसान को दूसरे कोने में रहने वाले इंसान से जोड़ दिया। तुरंत कुछ ही पलों में कोई भी न्यूज, जानकारी और मनोरंजन पूरी दुनिया में फैल जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज के लिए ले गए। जब उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक ऐसे मेथड की खोज की है जिससे हवा में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह बिना पोस्ट के भेजा जा सकता है, तो आज सच्चे विजनरी के लिए बेहतर मौके मौजूद है। आज दुनिया को नए विचारों की जरूरत है, नए इन्वेंशन की जरूरत है। आज दुनिया को आपके जैसे विजनरी की जरूरत है। रे क्रोच एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने सपने साकार किए। क्रोच मिल्क शेक का मिक्सचर बेचा करते थे।
उनकी मेन कस्टमर रेस्टोरेंट और मिठाई वाले थे। हर कोई उस मिल्क शेक मिक्सचर की ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 यूनिट खरीदता था। एक दिन उन्हें सन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 यूनिट मिक्सचर का ऑर्डर मिला। उन्होंने वहां जाने का फैसला किया ताकि ये पता चल सके कि वे इस 8 यूनिट मिक्सचर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे उनमें ये सबसे ज्यादा बिजी रेस्टोरेंट था। उसके मालिक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने बहुत ही लिमिटेड मेन्यू बनाया था, जिसमें हैमबर्गर, चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक शामिल थे, और वो उसे आसपास के एरिया में बहुत ही कम दाम पर बेचते थे। क्रोच को यहाँ एक मौका दिखा और उन्होंने सोचा कि अगर इस रेस्टोरेंट की चेन खोल दी जाए तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जिससे बहुत कमाई की जा सकती है। शायद पैसों का अंबार ही लग जाए। उन्होंने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के सामने इस आइडिया का प्रपोजल रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही सालों में मैकडॉनल्ड देश का सबसे बड़ा फूड रेस्टोरेंट ही नहीं बना, बल्कि इसने फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। फिर क्रोच ने इस चेन को आगे बढ़ाकर पूरी दुनिया में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में मौकों की अब कमी बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरह के सपने का पहला कदम मजबूत विल पावर होता है। सपने लापरवाही, आलस और एम्बिशन की कमी में जन्म नहीं लेते, और न ही अब दुनिया सपने देखने वालों का मजाक उड़ाती है, और न ही ये कहती है कि ये इम्प्रैक्टिकल है। जिन लोगों को भी आज मनचाही सक्सेस मिली है, वे लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कन रोक देने वाली मुश्किलों से जरूर गुजरे होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़कर कामयाबी तभी मिलती है जब वे गरीबी और मुसीबत के दौर से गुजर रहे होते हैं। जॉन बनियान को जब धर्म पर अपनी राय रखने के लिए जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद ही उन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बुक लिखी थी। रिश्तों के टूट जाने के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वो इसलिए कि ज्यादातर लोगों ने कभी ये सीखने की कोशिश ही नहीं की कि सबसे मजबूत भावनाओं को किसी क्रिएटिव स्वभाव में कैसे बदला जाता है। जैसे कि हेलेन केलर जन्म से ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी और ना ही देख सकती थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सिंबल है कि किसी भी इंसान की हार तब तक नहीं होती जब तक वो उसे स्वीकार नहीं कर लेता। ठीक ऐसे ही रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ इंसान थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते होते उन्हें शराब की लत लग गई, पर नेचर ने उनके लिए कुछ बेहतर सोच रखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताएं लिखना शुरू किया, जो किसी का भी दिल जीत लेती थी और समा बांध देती थी। कविताएं लिखने का उनका एक मकसद था, दुनिया में बुराई हटाकर अच्छाई फैलाना। फिल्मों में बड़ी सक्सेस भी उन्हें नए गोल बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए गोल बनाए और बिजनेस करने की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपना पैसा फिक्स्ड प्रॉपर्टी में लगाया, एक रेस्टोरेंट की चेन की शुरुआत की, जिसने इन्हें अरबपतियों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने जिस चीज को भी छुआ वो सोना बन गया। वो कामयाब होते चले गए। फिर उन्होंने समाज की मदद करनी चाहिए, जिस कारण वो देश के कई दूर दराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए और वहां पर उन्होंने बच्चों और नौजवानों को हिंसा और अपराध को छोड़कर, ड्रग्स, शराब और गुंडागर्दी को ना कहकर पढ़ने लिखने को बढ़ावा देने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्टिव लीडर की भूमिका निभाई, जिससे लोग फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे सके। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म गुलामी के दौर में हुआ था। वे जाति और रंग से नीची जाति के थे। वो शांत, हर टॉपिक पर खुले विचार रखने वाले और सपने देखने वाले इंसान थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी इमेज बना ली थी। बीथोवन सुन नहीं सकते थे, मिल्टन देख नहीं सकते थे, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी उनके नाम भी सुनहरे अक्षरों में ऐसे ही लिखे जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किया। जब उन्हें कॉनन द बारबेरियन फिल्म में लीड रोल मिला, इस फिल्म सीरीज ने उन्हें हॉलीवुड का सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला हीरो बना दिया था। 2003 में श्वार्ज़नेगर पॉलिटिक्स में आए और उन्हें कैलिफोर्निया का गवर्नर चुन लिया गया। आप श्वार्ज़नेगर की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही फील्ड के लिए सीमित नहीं है। अर्नोल्ड ने भी अपना जीवन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में ही झोंक दिया होता तो वो भी बहुत सक्सेसफुल हो जाते, पर उन्होंने इससे कहीं ज्यादा का सपना देखा। उन्होंने ऊंचे गोल सेट किए जिनमें चुनौतियां थी और उन्हें हासिल किया। उन्होंने अपनी पिछली सक्सेस से मिली सीख को बेकार नहीं जाने दिया और उसका हर एरिया में इस्तेमाल किया।
अर्नोल्ड की तरह आप भी अपने क्रिटिक से डरिए मत। क्रिटिक ने उनकी पहली फिल्म में उनकी बहुत बुराई की थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। इसी अटलता ने उन्हें हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले हीरो की लिस्ट में शामिल कर लिया था। तो उम्मीद, विश्वास, हिम्मत और पेशेंस की पावर को मन में पूरे तरीके से बैठा लीजिए। अगर आपके पास ये माइंडसेट होगा और इन प्रिंसिपल्स के काम करने के बारे में ढंग से पता होगा और आप इन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप वो सब हासिल करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ किसी चीज की इच्छा रखने और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फर्क होता है। किसी भी इंसान का मन उस चीज को तब तक हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसका मन पूरी तरह से ये विश्वास न कर ले कि उसे वो चीज मिल चुकी है। ये माइंडसेट विश्वास का होता है, ना कि सिर्फ उम्मीद और इच्छा का। इस तरह का विश्वास पाने के लिए आपका मन किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से आजाद होना चाहिए। किसी चीज की तरफदारी करना या पहले से कुछ मान लेना आपके अंदर इच्छा, हिम्मत और विश्वास जगा नहीं सकते। गरीबी, कंजूसी, इन सब को हासिल करने से ज्यादा कोशिश खुशियां और सक्सेस को हासिल करने के लिए नहीं करनी पड़ती है। वैसे एक महान कवि ने अपनी कविता में सही कहा है, मैंने पैसे के लिए जिंदगी से सौदेबाजी की और जिंदगी आपको उससे ज्यादा नहीं देगी। मैंने शाम को भीख मांगा, फिर मुझे मिले कुछ सिक्कों को गिनने बैठ गया। जीवन ABS एक एम्प्लॉयर है, वो आपको वो देता है जो आप मांगते हैं, पर एक बार आपने औकात नाप ली, उसके बदले आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने एक नौकर भाड़े पर लिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कितना निराश है। मुझे पता चला कि मैंने भगवान से कुछ भी मांगा होता तो उन्होंने राजी खुशी से दे दिया होता। मैरी के ऐश, जो कि मैरी के कॉस्मेटिक के फाउंडर है, उन्होंने अपनी और दुनिया भर में अपनी कंपनी में काम करने वाले, जो कि अब कुल मिलाकर के 25,000 है, कंसल्टेंट्स की सक्सेस का राज सेल्फ कॉन्फिडेंस बताया। उनका ये करियर 1 साल पहले शुरू हुआ था, जब उन्होंने स्टेनली होम प्रोडक्ट्स में काम करना शुरू किया था। उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि तब अपने इस काम के पहले साल में वो कामयाब नहीं हो पाई थी और इस काम को छोड़ देना चाहती थी, पर उनकी सोच तब बदली जब उन्होंने स्टैनली सेल्स के सेमिनार में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि उस साल कंपनी के कॉन्टेस्ट में खूबसूरत, लंबी और कामयाब औरत को रानी के टाइटल से नवाजा जाना था और उस साल उस औरत को वो टाइटल मिला जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। मैंने फैसला लिया कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और प्रेसिडेंट से बात करूंगी और उन्हें अगले साल रानी का ये टाइटल जीतने का अपना इरादा बताऊंगी। मिस्टर बेवरिज मुझ पर हंसे नहीं, बल्कि उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा कि मुझे भी लगता है कि तुम जीत सकती हो। इन शब्दों ने मेरी जिंदगी में जान डाल दी और अगले साल मुझे रानी का टाइटल सच में मिला। मैरी ने इस बात के थ्रू बताया कि सक्सेस हासिल करने का पहला कदम ये है कि आप खुद पर विश्वास रखिए कि आप काबिल है और आप उस सक्सेस के असली हकदार है। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ स्टेप्स को प्रैक्टिस करने के लिए बताया है और वो 4 स्टेप्स हैं। खुद को सक्सेसफुल इंसान के रूप में महसूस कीजिए। हमेशा खुद को सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखिए। उस इंसान को सोचिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताइए, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी इच्छा और गोल पर ध्यान दीजिए। अपने आप को एक नए माहौल में देखिए जिसे आप इमेजिन करते हैं। खुद को काबिल समझिए और खुद को कॉन्फिडेंस से भर लीजिए। पिछली सक्सेस को याद करें। हर कामयाबी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो ये साबित करती है कि आप काबिल हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। पिछली सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आप निराश हो तो उस कामयाबी को याद कीजिए। गोल सेट कीजिए, साफ तौर पर यह तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रहिए और अपने गोल से कभी भी भटकिए मत। जिंदगी के लिए पॉजिटिव नजरिया रखें, खुद का पॉजिटिव पिक्चर बनाएं। आपकी जिंदगी, एक्शन और फैसले सभी में विश्वास रखें और पॉजिटिव बने रहें। विल पावर से नेचर के रूल्स पर भी जीत हासिल की जा सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे आदमी की अनोखी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे ज्यादा चमत्कारी आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं, जिसे मैंने जन्म लेने के कुछ मिनट बाद देखा था। उसके कान नहीं थे। पहले तो डॉक्टर्स ने कुछ भी बताने से मना किया, पर जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया कि शायद ये बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर के विचार से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूँ। मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचार को चुनौती दे दी और खुद एक फैसला ले बैठा कि भगवान बिना कान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में भेज सकता है
पर वो उसे पूरी जिंदगी इस तरह तकलीफ में जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैंने ये सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे होगा, पर मैं इस बात पर जरूर से विश्वास करता था कि जहां चाह है वहां राह है। मुझे महान एमर्सन की बात ध्यान आई। दुनिया की हर चीज सिर्फ एक ही बात सिखाती है और वो है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके नेचर के रूल्स को फॉलो करना है। ये हम सभी पर समान रूप से लागू होती है। कभी आंख बंद करके आवाज सुनिए, नेचर आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। वो रास्ता सिर्फ एक ही था, विल पावर। मैंने अपने अंदर ये विल पावर जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा तो नहीं रह सकता। मैंने इस विल पावर को कभी अपने मन से जाने नहीं दिया, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ सालों